बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 4 पर से उसका जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे पास वर्क डन क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो वर्क की जो मीनिंग है हमारे पास उसको हम दो सेंस में लेते हैं। एक तो जो हमारे पास सेंस होता है फिजियोलॉजिकल सेंस, ठीक है, और दूसरा हम इसको फिज़िक्स में किस तरीके से देखते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं वो फिजियोलॉजिकल सेंस में किस तरीके से वर्क को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं ऑल काइंड ऑफ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड वर्क। जिनकी जितनी भी हमारे पास मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारा वर्क होता है। मिसाल के तौर पर कोई पर्सन है वो ऑफिस में काम कर रहा होता है, से कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा होता है, तो वो असल में वर्क कर रहा होता है। इस तरीके से कोई पर्सन है वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी उसका वर्क होगा। लेकिन फ़िज़िक्स में क्या हम यही वर्क कंसीडर करेंगे? नहीं, फ़िज़िक्स में इसको हम वर्क कंसीडर नहीं करते होते। फ़िज़िक्स में इसके लिए एक और डेफिनेशन है हमारे पास, तो आइए हम उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, यानी कि एक हमारे पास बॉडी है उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो जो फ़ोर्स है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। एंड बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो हमारे पास बॉडी होती है वो मूव करती है फोर्स की डायरेक्शन में। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है उस पर हमने फ़ोर्स ना अप्लाई की तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास राइट, अगर समझ लें राइट है, तो फिर हमारे पास जो बॉडी होगी वो भी राइट मूव करेगी। से वो कहते हैं जो डायरेक्शन होती है ना बॉडी की, फोर्स की, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। देन वी से दैट वर्क इज़ डन, फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्क हो गया। ये हमारे पास फिज़िक्स में डिफिनेशन है। नेक्स्ट वो कहते हैं वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वो जो वर्क है हमारे पास वो प्रोडक्ट है किस चीज़ का भला? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसका प्रोडक्ट एंड द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, और जो हमारे पास फोर्स होती है उसका जो कंपोनेंट होते हैं वो उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट होता है, कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा? वो वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, उसको हम कहेंगे वो वाला कंपोनेंट। और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की उसका प्रोडक्ट हमारे पास वर्क बनाता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं ये मिसाल। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट पर हमने ना फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? इस वाले ऑब्जेक्ट जो है ना उसने डिस्प्लेसमेंट शो करवाई, उसकी ये जो जगह थी वो चेंज हो गई फोर्स की वजह से। तो इसको बोलेंगे, इस पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ इस पर ना वर्क हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। वो कहते हैं लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, कि हमारे पास एक बॉडी है उस पर हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ना इस स्लाइड में नज़र भी आ रहा होगा, ये एक हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, एक कांस्टेंट फोर्स, ये पर्सन आपको फोर्स अप्लाई करता हुआ दिखाई भी दे रहा है, ये खींच रहा है अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, यानी कि वो एक एंगल बनाएगी, वो एंगल जो होगा ना वो थीटा होगा, हॉरिजेंटल। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये एंगल थीटा। एंड बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, और जो बॉडी होगी वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, अपनी जगह से हट जाएगी जब उस पर फोर्स एक्ट अपान होगी। ये देखिए यहाँ पे पहले थी ए वाली जगह पे हमारे पास बॉडी थी, जब हमने फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ? उसने डिस्टेंस कवर किया और हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना अब बी वाले पॉइंट पे आ गया। वो फिर कहते हैं सेंस बॉडी इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कॉस एफ कॉस थीटा, जो हमारे पास बॉडी है वो डिस्प्लेस्ड हुई इन द डायरेक्शन ऑफ एफ कॉस थीटा में। देयर फॉर वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेइंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस डी इज़ गिवन बाय। अब वो हमें वर्क दे रहे हैं, वो कहते हैं एफ इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी। अब हम ये समझ लेते हैं उन्होंने एफ कॉस थीटा क्यों लिखा है, एफ साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? वो ये भी तो लिख सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब ये जो हमारे पास पर्सन है वो उस पर ना इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ना तो वो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टली हमारे पास डिस्प्लेस्ड हो रहा है।
पहले इस पॉइंट पर था, अब इस पॉइंट पर रह। ये जो फोर्स है ना, अब क्या ये पूरी फोर्स इन्वॉल्व है इसमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में? नहीं, ये पूरी फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास एंगल बना रही है, कोई एंगल। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो फोर्स है फिर किस तरीके से इन्वॉल्व होगी। होना तो है उसने इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट पे। तो हम इस फोर्स के ना कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और दूसरा हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, जो वर्टिकल है हमारे पास उसको हम नाम देते होते हैं एफ साइन थीटा, सही है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली है उसको नाम देते होते हैं एफ कॉस थीटा। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व है डिस्प्लेसमेंट में। ये वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व है? नहीं। इस वाले डायरेक्शन में तो हमारे पास बॉडी मूव नहीं कर रही होती, बल्कि ये वाला जो कंपोनेंट है इससे ये वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट करने में। तो वो कौन सा है? एफ कॉस थीटा। तो इसलिए हमने एफ कॉस थीटा लिखा, सही है। अब हमने लिखा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट से हटा के W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब ये हम बात देखते हैं, ये जो हमारे पास कॉस थीटा है हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। अगर हमारे पास इस तरीके से हो ना, इस तरीके से फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ए डॉट प्रोडक्ट बी है, तो हम उसको इस तरीके से लिखा करते थे ए बी कॉस थीटा, सही है। अब हमारे पास ये वाली फार्म इस तरीके से है ना, ए डी एफ डी की जगह हम अगर सपोज़ कर लें, यहाँ पे ए बी है, इधर ए बी है, तो यहाँ पे एफ डी है, सी एफ डी। और ये जो कॉस थीटा है हम क्या करते थे, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते थे, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं एफ डॉट प्रोडक्ट डॉट डी। तो ये अब हमारे पास इस तरीके से ना, इससे हमारे पास इसकी दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी। वो क्या होगी? जो हमारे पास वर्क है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये हमारे पास इस फार्मूले को देखते हुए हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ गई है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट वो कहते हैं, इसके यूनिट्स और डायमेंशन की बात करते हैं। इधर कहते हैं वर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की है, ये जो हमारे पास जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट है किसी का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं इसके यूनिट्स। वो कहते हैं जो इसके ऐसे यूनिट्स हैं वो हमारे पास जूल है। और डायमेंशन जो वर्क की है वो है हमारे पास एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर। इसको हम डायमेंशन अब निकालने का तरीका देखते हैं। हमारे पास जो वर्क है W इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। अब ये एफ जो है फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन होता है। और डी क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास जूल कहलाता है ना। तो इसलिए इसका जो ऐसे फार्मूला है यूनिट है वो क्या है? वो हमारे पास जूल है। अब इसकी निकालते हैं हम डायमेंशन। हमने ये जो न्यूटन है हम इसके लिए ये भी लिखा करते हैं ना, kgm/s²। और ये मीटर वैसे का वैसा रहेगा, CN की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं kgm²s² नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं हम। kg जो है ये मैथ का यूनिट है, तो मैथ के लिए हम जब डायमेंशन लेते थे तो m कैपिटल लिखते थे। और ये मीटर l है, l² आ जाएगा। और ये सेकंड के लिए t और इधर -2 लिख लेंगे हम। ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई? डायमेंशन आ गई हाँ वर्क की, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो जूल है उसको किस तरीके से डिफाइन कहते हैं। वो कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अब हमने फोर्स अप्लाई की, वो हमारे पास 1 न्यूटन थी किसी भी बॉडी पर, और बॉडी ने हमारे पास डिस्टेंस कवर किया, वो था हमारे पास 1 m यानी कि 1 मीटर। और जो वो हमारे पास उसने डिस्टेंस शो करवाया वो किस डायरेक्शन में था, फोर्स की डायरेक्शन में था। तो तब हम कहेंगे जो हमारे पास वर्क है वो 1 जूल है। इधर उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन और 1 मीटर। सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं, सही है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है हमारे पास वो कहते हैं वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने बात की है ना कि ये जो हमारे पास वर्क है इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। सही है। अब हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे। पहले हम इसमें ये देखते हैं वर्क हमारे पास पॉजिटिव कब होगा। वर्क हमारे पास पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास कास की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। से अब ये देखते हैं अगर एंगल हमारे पास 90 से कम हो, लेस देन 90 हो, तो तब क्या होगा, हमारे पास वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं हम, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में पहले से। अब हम क्या करते हैं, फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो पहले से मूव कर रहा था, दूसरा हमने जब फोर्स अप्लाई की तो स्पीड ज़ाहिर सी बात है उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी इससे। और हम कहेंगे ये जो हम इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब हम इसमें देख लें तो हमारे पास एंगल क्या है, ज़ीरो है, यानी कि 90 से कम है, तो वर्क हमारे पास पॉजिटिव आ गया। 90 से कम होगा, सही है, तो तब हमारे पास वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वर्क हमारे पास मैक्सिमम कब होता है। वर्क हमारे पास मैक्सिमम तब होता है जब हमारे पास एंगल ज़ीरो हो। सही है। अब फिर वो कहते हैं अब नेगेटिव कब होगा। नेगेटिव हमारे पास तब होगा जब जो हमारे पास कास है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम देखते हैं कास की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, वो तब होती है जब हमारे पास जो थीटा है ना वो ग्रेटर देन 90 हो जाए, यानी कि 90 से बड़ा हो जाए हमारे पास, तो तब जाके हमारे पास वर्क डन जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। इसको हम समझ लेते हैं इस तरीके से। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये मूव कर रहा है पहले से इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फोर्स जो है ना वो इसके अपोजिट अप्लाई कर देते हैं, तो इनके दरमियान अब एंगल कौन सा बन गया, एंगल जो हमारे पास है वो 180 बन गया, ठीक है। और ये 180 जो है 90 से ग्रेटर है, तो इसलिए अब हमारे पास जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पहले से ये तो हमारे पास मूव कर रहा था ना इस तरफ, लेकिन हमने जब फोर्स अप्लाई की तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं वर्क हमारे पास नेगेटिव होगा। फिर हम ये देखते हैं कि वर्क हमारे पास ज़ीरो कब होगा। वर्क डन ज़ीरो हमारे पास तब होगा जब हमारे पास 90 की जो हमारे पास थीटा है यानी कि एंगल है उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। अब काश 90 की अगर वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास सिफर आती है, तो इसलिए हम कहते हैं वर्क तब हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी वर्क नहीं होगा। अब ये जो हमने नेगेटिव वर्क की बात की है तो रियल लाइफ से इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे पास वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं कि वर्क डन इसमें नेगेटिव में हो रहा है। अच्छा, वो किस तरीके से होता है ये समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, इसको हम ना ऊपर फेंकते हैं, इससे ना ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और हमारे पास ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो अब क्या होगा, ये जो है ना अपोजिट है एक दूसरे के, ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, इसकी स्पीड कम कर रहा है ना ग्रेविटी, क्योंकि उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो अब इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 है, जो कि 90 से ग्रेटर है। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि 180 एंगल होगा तो तब हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा, नहीं, हमारे पास ये तब होगा जब हमारे पास जो एंगल है ना, जो थीटा है हमारे पास वो 90 से बड़ा होगा। कंपल्सन नहीं है कि 180 हो, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब वो फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हम ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दे सकते हैं किसी भी वर्क की।
वो कहते हैं मैंने कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी। एक हमारे पास बॉडी है, उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि एफ है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी है। अब हम अगर इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो वो किस तरीके से होगा? इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। वो जो है ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में होगा। एंड वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमारे पास जो वर्क डन है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। इसको हम समझते हैं, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। सही है। अब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कह रहे हैं इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या है ये देखते हैं हम। इसमें एक तो उसकी लंबाई देखते हैं, दूसरा उसकी चौड़ाई देखते हैं। सही है। तो अब ये देखें, हमारे पास एक है ओपी। ओपी में क्या आता है हमारे पास? फोर्स। एफ इधर लिखेंगे और ओ आर में हमारे पास डी है, डिस्टेंस। एफ डी क्या है? वर्क नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना, जो एरिया होता है ना जो अंडर द ग्राफ, वो हमारे पास बेसिकली वर्क के बराबर होता है। सही है, वो यही बात कर रहे हैं इधर। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब वो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन बाय अपवर्ड फोर्स व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल मूविंग फॉरवर्ड। एक पर्सन है, उसने पेल उठाई हुई है, बाल्टी उठाई हुई है, और उस पर ना एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो पर्सन है वो मूव कर रहा है। तो बताएं वर्क डन क्या होगा? अब हम वो कहते हैं वर्क डन इस केस में ज़ीरो होगा। वो किस तरीके से? अब इसको समझ लेते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास आपको एक पेल नज़र आ रहा होगा। सही है। और पर्सन जो है ना इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, हमने कहा है फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, उसने ये पकड़ी हुई है पेल, तो ये भी फॉरवर्ड मूव कर रही है और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारे पास हमने कहा है अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर से इस केस में वो कहते हैं वर्क डन ज़ीरो होगा। रीज़न क्या देते हैं? इन दिस केस द एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज़ 90। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? वो डी है, डिस्प्लेसमेंट है उसका, और ये हमारे पास फोर्स है। तो अब इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है ना इस तरीके से। जब 90 हमारे पास एंगल है तो तब क्या होगा हमारे पास? कास 90 जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। से तो वर्क डन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो पूछते हैं हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द वॉल। कि जहाँ पे आपको एक पर्सन नज़र आ रहा होगा, वो ना वॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वॉल को धक्का दे रहा है। तो अब हमारे पास कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है ये देख लेते हैं। इन दिस केस नो वर्क इज़ बीइंग डन। वो कहते हैं इस केस में भी कोई वर्क नहीं हो रहा। रीज़न देते हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इज़ ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। दीवार अब फोर्स तो लगा रहा है, चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगाते रहे, लेकिन ये आगे तो मूव नहीं कर रही। तो अब हम देखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। डी जो हमारे पास ज़ीरो है, और कास थीटा, ये जब आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर ज़ीरो होगा। यानी कि इससे से ये बात साबित होगी वर्क डन हमारे पास कब ज़ीरो होगा? एक तो तब ज़ीरो होगा जब हमारे पास फोर्स ही नहीं होगी। एक पर्सन है, वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो वो कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना। सही है, ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो तब हमारे पास वर्क ज़ीरो होगा। दूसरा हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जैसे कि इसमें हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वो दीवार वैसी की वैसी है, तो वर्क नहीं हो रहा। और दूसरा हमारे पास जब जो कास है, कास थीटा है, वो हमारे पास क्या होगा? 90 होगा। तो तब हमारे पास वर्क जो है ना वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कास 90 हमारे पास ज़ीरो होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। पहले हमने ये देखा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि फोर्स जो होती है हमारे पास वो कांस्टेंट थी, लेकिन अब जो फोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये इसमें देखते हैं ये वर्क डन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं द रिलेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। ये जो हमारे पास गिवन फार्मूला है ये तब एप्लीकेबल होगा हमारे पास जब जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, ये उस सूरत में होगा। लेकिन अब अगर वेरिएबल फोर्स होगी तो तब कौन सा हमारे पास ऐसा फार्मूला होगा वर्क डन के लिए, वो हम देखते हैं। वो कहते हैं बट
इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फोर्स नॉट रिमेन कांस्टेंट। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जब हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, जब वर्क हो रहा हो उस दौरान फोर्स चेंज होती रहती है। फॉर सच केसेस वर्क डन इज एवोल्यूटेड बाय अ मेथड एज एक्सप्लेन अंडर। इन केसेस में हम क्या करेंगे, वर्क को मुख्तलिफ मेथड हैं उनके ज़रिए ना एवोल्यूएट करेंगे। एंड देखते हैं वो कौन से मेथड है हमारे पास। वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। एक हमारे पास पार्टिकल है, सही है, उसको जो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स जो है ना वो वेरिएबल फोर्स है। वो क्या करती है, उसको ना डिस्प्लेस कर देती है उस पार्टिकल को ए से बी तक से। प्लेन जो होता है वो एक्स वाई एक्सिस होता है, सही है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। फिगर नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल था, सही है, पॉइंट ए पर। तो हमने फोर्स अप्लाई की, जो फोर्स अप्लाई की वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स थी। यहाँ आपको फोर्स F1 और F2 नज़र आ रहा होगा। ये फोर्स जो थी वो वेरिएबल फोर्स थी, अप्लाई की तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हुआ वो मूव होते होते पॉइंट बी तक चला गया ड्यू टू वेरिएबल फोर्स से है। वो कहते हैं टू कंप्यूट वर्क डाउन डिवाइड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाथ इनटू एन स्मॉल इंटरवल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब वो कहते हैं जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल इंटरवल्स में, नंबर ऑफ़ इंटरवल्स में। वो क्यों करेंगे, क्योंकि जब ये जो हमारे पास अगर हम एज अ होल डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनमें जो एज अ होल अगर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को देखें तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करती रहती है। तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम इसको क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास पूरा डिस्प्लेसमेंट है उसके छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, ये जो इंटरवल्स होंगे ना इनके दौरान, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो इस हद तक फोर्स की जो हमारे पास अप्लाई फोर्स है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। इस पॉइंट तक कांस्टेंट, फिर चेंज आएगी, इस पॉइंट तक जो चेंज होंगी वहाँ तक कांस्टेंट रहेगी वो वाली फोर्स, नेक्स्ट वाली, फिर यहाँ तक कांस्टेंट, फिर नेक्स्ट जो चेंजिंग आएगी यहाँ तक कांस्टेंट, फिर चेंजिंग आएगी। इस तरीके से इन छोटे छोटे इंटरवल्स में क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एज अ होल क्या होगा, फोर्स हमारे पास चेंज होगी, सही है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, इसलिए हम इसको इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स आर रिस्पेक्टिवली, सही है, ईच इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ सो स्मॉल कि हर जो इंटरवल है वो इतना स्मॉल होगा दैट द फोर्स इज़ सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। वही बात हो गई कि इतने स्मॉल है ये हमारे पास जो इंटरवल बनाए हैं, इसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं ये जो हमारे पास फोर्स है वो कांस्टेंट है इस दौरान अप्लाई होने वाली, होने वाली कांस्टेंट। फिर वेरिएबल आएगी उसके अंदर, क्योंकि वो वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। एज अ होल वेरिएबल फोर्स होगी, लेकिन अगर स्मॉल इंटरवल्स में देखें तो क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी इन इंटरवल्स के दौरान। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर हम देखते हैं, वो कहते हैं सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल इज़ रिटन। अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, जो फर्स्ट इंटरवल था ये वाला, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो डेल W1, क्योंकि हम वर्क जो डिस्प्लेस वन वाला पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ तक हम वर्क की वैल्यू देखेंगे, जहाँ तक से ये डेल D1 तक देखेंगे। तो हम इसके लिए वर्क जो यूज़ होगा उसके लिए 1 कहेंगे उसे। F1 से ये जो फोर्स होगी वो भी, उसको भी 1 हम कंसिडर करेंगे इनटू डेल D1, सही है। और फिर हमारे पास क्या आएगा, F1 का θ1 डेल D1 इंटू डेल D1, सही है। फिर इस तरह से सेकंड का देखेंगे और फिर इस तरह से हम जो n है उसका देखेंगे, सही है। फिर हम क्या करेंगे, इन सब का वर्क टोटल निकालना है ना, हमने ओवरऑल देखना है जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट किया हमने एक ऑब्जेक्ट को A टू B, तो इस पर वर्क हमारे पास कितना हुआ इसको हम देखेंगे। तो हमने टोटल वर्क कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो छोटे छोटे वर्क्स हैं इनको प्लस कर देंगे, जैसे W1 W2 से ये
W3 हम लिखेंगे, सही है। अब हम इनकी एक जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे वर्क 1 है उसकी जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, वर्क 2 है जो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और वर्क n की। वर्क 1 की जो हमारे पास है वो है F1 cos थीटा 1 इंटू डेल D1, इस तरीके से। फिर हमारे पास जो 2 वर्क है उसके लिए F2 cos थीटा 2 डेल D2 प्लस फिर हमारे पास Fn cos थीटा n और इंटू डेल D2। तो हमारे पास जो एज अ होल आएगा वो टोटल वर्क इज इक्वल टू होगा समीशन, और इधर हमने लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल स्टार्ट हुए हैं डिस्प्लेसमेंट के वो 1 से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसलिए 1 और एंड हुआ है n पे, इसलिए हमने समीशन लिखा, यानी कि एज अ होल की बात थी हमारे पास एफ आई कास थीटा आई डेल डी आई, ये जो है ये 1 के इक्वल है सारे से। तो ये इस तरीके से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा उस सूरत में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट वर्क ग्राफिकली। अब पहले भी हमने देखा था ग्राफ की सूरत में किस तरह वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट थी। अब हम इस सूरत में भी देखते हैं जब हमारे पास फोर्स चेंज है। तो वो कहते हैं अ ग्राफ बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी फॉर अ वेरिएबल फोर्स इज शोन इन फिगर। ये आपको फिगर में दिखाया गया है। ये हमारे पास एफ कॉस थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के हमने छोटे छोटे इंटरवल्स बना दिए हैं, क्योंकि वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि इन छोटे छोटे टुकड़ों में ना जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी, सही है। ओवरऑल चेंज होगी, लेकिन इन छोटे छोटे इतने स्मॉल है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इन टुकड़ों में कांस्टेंट रहेगी फोर्स, सही है। द डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू एन इंटरवल एंड द वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो फोर्स है कॉस थीटा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम वो कहते हैं टू कैलकुलेट द वर्क डन प्लॉट एफ कॉस थीटा अगेंस्ट डी, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हम एफ कॉस थीटा और डी इसको प्लॉट करेंगे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। फिर कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू एन रेक्टेंगुलर फ्रॉम ए टू बी। अब हम क्या करेंगे ए टू बी जो हमारे पास ग्राफ है उसको डिवाइड कर देंगे रेक्टेंगल्स में, उसके छोटे छोटे रेक्टेंगल बना देंगे। जैसे इस तरीके में ना आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रेक्टेंगल है, ये है हमारे पास, ये है, इसको हमने रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया है। ईच ऑफ एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस दैट इंटरवल। अब ये जो पहला इंटरवल है, अब डेल डी की D1 की बात करें तो इस दौरान ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है जितना इसका एरिया होगा उतना इस इंटरवल के दौरान वर्क हुआ होगा हमारे पास। द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल। अब इसमें जितने भी रेक्टेंगल है हमारे पास उनको प्लस करेंगे, उनको प्लस करने से क्या आएगा हमारे पास वर्क डन आ जाएगा टोटल, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेसी वर्क डन, एक्यूरेट वर्क डन, कि हम वर्क डन को एक्यूरेट बिल्कुल किस तरीके से कर सकते हैं। वो कहते हैं वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली इफ़ वी सब डिवाइड द डिस्टेंस इनटू अ लार्ज नंबर इंटरवल सो दैट ईच ईडी बिकम वेरी स्मॉल। वो कहते हैं हमारे पास वर्क डन उस टाइम जो कैलकुलेट करें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा जब हमारे पास जो डिस्टेंस है लार्ज इंटरवल में उसको इतना छोटा कर दें कि वो हमें ना ऐसे बहुत छोटे छोटे इंटरवल में हम उसको चेंज कर दें, तो तब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा हमारे पास वर्क डन टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिमिटेशन अप्लाई कर दी, सही है। एंड और समीशन एन और नीचे है हमारे पास n 1 इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो वो है डिस्प्लेसमेंट के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और n पे आके एंड हो रहे हैं। F1 cos थीटा 1 डेल डी से ये जो हमारे पास फार्मूला है ये हम तब अप्लाई करेंगे जब हमने बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कैलकुलेट करना हो। से वो कहते हैं इन दिस केस द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया अंडर
एफ कॉस थीटा वर्सेस डी ग्राफ, यानी कि जो इस केस में हमारे पास रेक्टेंगल है, टोटल एरिया वो इक्वल है एरिया उतने एरिया के जो कि हमारे पास एफ कॉस थीटा और जो डी ग्राफ है सही है उसमें आता है और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो उसी के बराबर है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।